नमस्कार, मुद्दा में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। आज विश्व कविता दिवस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कविता के लेखन, प्रकाशन, अध्ययन और अध्यापन के साथ ही सृजनात्मकता को विश्व भर में बढ़ावा देना है। साल 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। हालांकि आजकल के दौर में जब बात कविता और कवियों की होती है तो जिक्र कॉपीराइट का भी होता है। मौजूदा कॉपीराइट कानून को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बेकार बताया। अमिताभ ने कविता दिवस पर ट्विटर पर एक कविता पोस्ट की। उन्होंने कविता भी कविता दिवस को जोड़कर ही लिखी है। उन्होंने लिखा कि केवल एक दिवस देते हो कवि कविता के लिए, आश्चर्य होता होगा सभी कवि दिग्गजों के लिए। जानते नहीं हो तुम विश्व के आचरण को, जीव जीवनी प्रतिक्षण कविता होती है सर्वप्रिय। इस मौके पर उन्होंने पिता और महान कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन को भी याद किया और कॉपीराइट का मुद्दा उठाया। आपको दिखाते हैं कि क्या है कॉपीराइट कानून, उससे जुड़े अधिकार और क्या इसमें संशोधन की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कॉपीराइट एक्ट 1957 के नियम पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने ब्लॉग पर कॉपीराइट एक्ट के बारे में लिखते हुए इसे पूरी तरह से बकवास करार दिया है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, किसी भी रचनाकार का उसके साहित्य, ड्रामा और म्यूजिक पर सिर्फ 60 वर्ष नहीं बल्कि हमेशा के लिए हक होना चाहिए। ये असल में एक रचनाकार की विरासत होती है, लेकिन 60 साल बाद ये आम जनता की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की कविताओं पर सिर्फ उनका हक है। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट 1957 का विरोध करते हुए कहा कि वो इसके लिए जरूर लड़ेंगे। बिग बी ने लिखा कि ये नियम सिर्फ 60 सालों के लिए क्यों है, 61 साल के लिए क्यों नहीं। मेरी विरासत हमेशा मेरी ही रहेगी, इस पर किसी और का कभी हक नहीं होगा। बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अपने पिता के वंशज के तौर पर उनकी रचनाओं पर जो अधिकार उनके पास हैं, वो उनके निधन के 60 साल बाद नहीं रह जाएंगे। अब इसे दुनिया के हवाले कर दिया जाएगा। लोग इसे खरोंच सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और व्यावसायिक हित के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे बुरा हो सकता है, लेकिन इस पर मेरा कॉपीराइट है। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने कई सारी लोकप्रिय कविताएं रची हैं, जिसे महानायक ने सहेज कर रखने के साथ कई बार मंच पर खुद पढ़कर सुनाया भी है। देखा जाए तो देश में कॉपीराइट सामान्य प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर आधारित है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में अब तक 5 बार संशोधन किया गया है। वर्तमान कॉपीराइट एक्ट 1999 में संशोधित होकर 15 जनवरी 2000 से लागू है। ये एक्ट ओरिजिनेटर यानी प्रदाता को तय सालों के लिए अपनी रचना जैसे राइटिंग, फिल्म, म्यूजिकल सामग्री आदि पर लीगल अधिकार देता है। जिसका कॉपीराइट होता है वो अपनी राइटिंग या कृति को कॉपी कर सकता है, उसे बेच सकता है या फिर किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ये एक सामान्य कानून प्रिंसिपल पर आधारित है। कोई भी लेखन, कंटेंट, गाना और फिल्म आदि पर ओरिजिनेटर का पूरा लीगल अधिकार होता है। अगर कोई ऐसे कंटेंट का पर्सनल यूज करता है तो ये कानूनी दायरे में जायज है। हालांकि इसका प्रसार और कमर्शियल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी कंटेंट का कमर्शियल इस्तेमाल बिना कॉपीराइट होल्डर की इजाजत के नहीं हो सकता। निजी इस्तेमाल के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सार्वजनिक प्रसार नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स पब्लिक डोमेन में नेट आदि पर पड़े फोटोग्राफ या कोई अन्य कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहता है तो लेखक या ओरिजिनेटर से इसके लिए इजाजत लेनी होगी और इसके लिए उसे रॉयल्टी पेमेंट करनी होगी। कॉपीराइट ओनर की इजाजत हो तो फोटोग्राफ आदि के लिए उन्हें क्रेडिट देना होगा। ओरिजिनेटर यानी लेखक और प्रदाता का अधिकार उसके मरने के 60 साल तक अपनी कृति पर कॉपीराइट का लीगल अधिकार होता है, इसके बाद नहीं। कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले में डैमेज क्लेम किया जा सकता है। किसी ने कॉपीराइट के उल्लंघन कर जितना प्रॉफिट कमाया है उसी हिसाब से डैमेज क्लेम किया जा सकता है। हाल ही में यूरोप के 3 प्रमुख पुस्तक प्रकाशकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर मुकदमा किया है, जिसमें विश्वविद्यालय में पुस्तकों की फोटोकॉपी करने को कॉपीराइट का उल्लंघन बताया है। सबसे पहले 1962 में ब्रिटिश संसद ने लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस एक्ट पारित किया। प्रिंटिंग प्रेस और मशीनों के विकास और प्रसार ने धीरे धीरे इस अधिकार की जरूरत को दुनिया भर में पहुंचा दिया और इसके बाद दूसरे देश में भी इस तरह के कानून बनने लगे। लेकिन ये कानून रचनाकारों और व्यवसायियों को सिर्फ अपने ही देश में संरक्षण प्रदान कर सके।
किसी भी रचना की दूसरे देश में कितनी ही प्रतियां बनाई और वितरित की जा सकती थी। इस पर रोक लगाने के लिए देशों के बीच संधियां होने लगी, जिन्हें कानून में स्थान दिया जाने लगा। आज लगभग सभी देश कॉपीराइट पर हुई संधियों में से किसी एक में पक्षकार हैं, जिससे इस अधिकार को लगभग पूरी दुनिया में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। फिलहाल ब्रिटेन में कॉपीराइट एक्ट 1988 लागू है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉपीराइट अधिनियम 1976 के तहत नियंत्रित किया जाता है। अमेरिका में लेखक की मृत्यु के 70 साल बाद, या फिर निर्माण के 120 साल बाद, या फिर लेख के प्रकाशन के 95 साल बाद, इनमें से जो भी कम हो, इसके बाद कॉपीराइट अधिकार खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ नलिन रंजन सिंह हैं, आप फिल्म समीक्षक हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं, लेखक हैं। वंदना कोहली हमारे साथ हैं, फिल्मकार। सर्वेश अस्थाना हमारे साथ हैं, कवि हैं, व्यंगकार हैं, साहित्यकार हैं। MC धीवरा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और हमारे साथ गोविंद राजू हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शांतनु गुप्ता, शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि जो पूरा प्रकरण रहा है और जिस तरीके से एक ब्लंटली डिनाई किया है उन्होंने, एक लॉ को रबिश कहा अमिताभ बच्चन ने, कैसे आप देखते हैं इस चीज को? अनंत, कॉपीराइट जो 1957 का एक्ट है वो 4 चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक और आर्टिस्टिक। जिसमें कहता है कि ऑथर के जीवन अवधि के बाद, लाइफ टाइम शब्द यूज करते हैं, लाइफ टाइम के 60 साल तक कॉपीराइट उसके परिवार में रहता है। उसके बाद वो कॉपीराइट स्वतः खत्म हो जाता है। अब इसके देखिए लाभ और हानि हो सकते हैं। अधिकतर देशों में ये अवधि 50 से 75 साल के बीच में, तो ऐसा नहीं है कानून केवल भारत में है, और जगह भी है। कहीं पे 50 है, 60 है या 70 है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के देशों में 70 है, कहीं 60 है या 50 है। जो यूएन की कन्वेंशन है, आपके क्लिप में भी यूएन की जिक्र हुआ, यूएन की कन्वेंशन में मिनिमम कहा है कि लाइफ टाइम प्लस 25 साल का अवधि होनी चाहिए जी। और जो आपने हाई कोर्ट का केस कहा, उसने भी कहा कि ये जो कॉपीराइट का एक्ट है, ये इनएविटेबल, डिवाइन या नेचुरल राइट नहीं है। ये केवल लेखक को प्रमोट करने के लिए है कि वो रचनाओं को प्रमोट करे, ना कि उसको रोक दे। लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो प्रेमचंद जी की कहानियों के साथ हुआ, उनकी 200 कहानियां तो बाहर आ गई क्योंकि उनके परिवार ने भी बहुत सारी कहानियों का ध्यान नहीं दिया। तो उसकी 90 कहानियां अभी का जो हिंदी साहित्य अकादमी है, उन्होंने खोजी कहानियां। अगर उस पर कॉपीराइट होता तो कोई उसे खोजने की हिम्मत ही ना करता और वो कहानियां हमारे पास आ ही ना पाती। तो कई बार क्योंकि अमिताभ बच्चन जी संपन्न व्यक्ति हैं, वो अपने पिताजी की कहानियां, कविताएं ला सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है। लेकिन बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि लेखक के परिवार में कोई बचे ही ना और उसकी कहानियां, उसकी जो भी कृति है वो दब जाए। तो ऐसे में कॉपीराइट का एक 60 साल एक अवधि रखी गई है। इस पे विवाद हो सकता है कि वो 60 ही क्यों है, 70 भी क्यों है, 70 ही क्यों है। मिनिमम यूएन कन्वेंशन ने 25 कहा है, देशों ने अपने अपने हिसाब से कहा कि अगर बाहर आती है तो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, कमर्शियल इस्तेमाल उनका हो सकता है। मैं इस बारे में राय जानूंगा। लेकिन नलिन रंजन सिंह, अमिताभ बच्चन ने कहा कि माई इनहेरिटेंस बी माइन, तो क्या सही मानते हैं उस चीज को कि जो कॉपीराइट एक्ट है उसके तहत उनके 60 साल बाद उनके पास वो चीजें नहीं रहेंगी और स्वामित्व उनके पास रहना चाहिए उन चीजों का, रचनाओं का? 2 चीजें हैं यहाँ। हम अमिताभ बच्चन साहब और हरिवंश राय जी बच्चन साहब की बातचीत कर रहे हैं जी। ये कॉपीराइट कंसर्न 2 चीज़ों की होती है। एक, डेफिनेटली क्रेडिट मिलना चाहिए जिन्होंने कविता लिखा है, और अगर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है तो उसका एक रेवेन्यू का एक पार्ट डेफिनेटली उसमें जाना चाहिए। हरिवंश राय जी बच्चन इतने इस लेवल के कवि हैं, और ना तो अमिताभ बच्चन की पैसे की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुझे अटपटा सा लग रहा है कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को आप कॉपीराइट करके क्या करना चाह रहे हैं। इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट का जमाना है। आने वाली पीढ़ियों को उनकी कविताओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। ना तो उनको पैसे की जरूरत है अभी अमिताभ बच्चन साहब को, और इस कैलिबर के कवि हैं। अब कल को कोई क्लेम कर दे रामायण पर कॉपीराइट है, महाभारत पर कॉपीराइट है, तो फिर उसका हम फिर क्या निदान निकालेंगे? इनको तो इग्नोर कर देना चाहिए था इस टॉपिक। ठीक है, सर्वेश अस्थाना, क्या साइकोलॉजी आप देखते हैं इसके पीछे की? अगर भाई जो रचनाएं लिखी गई हैं जो कि हर डोमेन में आनी भी चाहिए और आने वाली जनरेशन पढ़ती है तो उनका बौद्धिक स्तर और ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या कॉपीराइट एक्ट की उन्होंने बात की है कि भाई 60 साल क्यों किया गया, इटर्निटी तक क्यों नहीं किया गया, परपेचुइटी तक क्यों नहीं ये हो सकता? इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं चूंकि खुद भी कवि हूँ और लेखक भी हूँ, तो मेरा एक तो मानना है कि कॉपीराइट होना चाहिए। लेकिन चूंकि साहित्यकार समाज का एक अंग होता है और वो जो कुछ लिखता है वो समाज के लिए लिखता है, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कॉपीराइट हो, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन काल तक उसका कॉपीराइट हो और उसके बाद उसकी जो सामग्री है वो
आम जनता के लिए फ्री हो जानी चाहिए, लेकिन उसका कमर्शियल इस्तेमाल अगर हो तो उसके परिवार वालों को कुछ दिया जाए। फिर मैं आई रिपीट कि उसके जीवन काल तक कॉपीराइट निश्चित तौर पर होना चाहिए। उसकी जो आमदनी हो उस लेखक को, कवि को, साहित्यकार को मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर उसका साहित्य मंजरे आम पर आ जाए और वो सबका हो जाए। ठीक है। MC ढींगरा साहब, मैं पहले जानना चाहूंगा कि इसका लीगल एक्यूमेंट क्या रहा जो कॉपीराइट एक्ट है। देखिए, सबसे पहले से एक चीज बता दूं कि बीच में बात हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। जी। इसमें दरअसल क्या था कि बर्नी कन्वेंशन थी जिसमें कि इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। उसमें ये तय पाया गया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर ये कॉपीराइट जो है 50 साल तक रहना चाहिए। ये तो उसकी बर्नी कन्वेंशन में, जिसमें कि इंडिया सिग्नेटरी है, वहां पर ये तय पाया गया। जी। रीजन बीइंग कि जैसे अब अगर हिंदुस्तान में, इंडिया में किसी ने अपना वर्क प्रोड्यूस किया है, लिटरेरी वर्क या आर्टिस्टिक वर्क, तो उस चीज की रिप्रोड्यूशन दूसरी कंट्रीज में हो सकती है। तो उस चीज को कर्टेल करने के लिए कि अनऑथराइज यूज ना हो, कमर्शियल यूज ना हो, तो उसके लिए एक कन्वेंशन की गई कि अपने अपने मुल्क में हम इस तरह का कानून रखेंगे। वो इस तरह से हर कंट्री ने, जो कि उसमें सिग्नेटरी थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर कानून बनाया। इंडिया वॉज सिग्नेटरी, तो इंडिया ने भी कानून बनाया उसमें, और उसमें ये जो मियाद थी उसकी लिमिटेशन, हालांकि बर्नी कन्वेंशन में 50 साल थी, इंडिया में उसको बड़ा लिबरली रख के 60 साल किया गया। ये 60 साल ये है कि जो ओरिजिनेटर है उसके काम का अगर कमर्शियल इस्तेमाल होता है तो उसका बेनिफिट या रॉयल्टी, जिसको आम तौर पे कहा जाता है, तो उसका बेनिफिट मिले उसके सक्सेसर्स को या उसके एयर्स को, जो भी है। अब इस केस में 60 साल हो चुके हैं जैसा कि बताया जा रहा है, तो वो जो कॉपीराइट का पीरियड है जिसमें कि आप रॉयल्टी क्लेम करते हैं, वो समाप्त हो गया। अब ये जो, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ठीक है, पहले भी थी, लेकिन पहले जो पब्लिक डोमेन में थी दे वर ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस कि भाई आपको रॉयल्टी मिलेगी। पाठशालाओं में भी जो किताबें इस्तेमाल हुई, जहां पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं या लिटरेरी वर्क इस्तेमाल हुआ, जहां पढ़ाया गया, वहां भी वो रॉयल्टी बेसिस पर ही उन सबको इंक्लूड करके तब किताबों में रखा गया। जी। इसी तरह से अगर कहीं किसी रिसाले में, मैगजीन में कहीं भी कोई चीज इस्तेमाल होती है, तो वो सारी रॉयल्टी बेसिस पर जाती है। 60 साल बाद ये रॉयल्टी का सिस्टम खत्म हो जाता है। अब हमारे एक वक्ता ने बीच में बताया कि साहब कोई डिस्ट्रॉय करे, देखिए ये डिस्ट्रॉय होने वाली चीज नहीं है। एक कॉपी डिस्ट्रॉय करी, उसकी 1000 कॉपियां पड़ी हैं। डिस्ट्रक्शन की बात नहीं है जी। इसकी, किसी तरह से म्यूटिलेशन की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि उसका रिप्रोडक्शन किसी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अब फ्री हो गया आफ्टर 60 ईयर्स। विद इन 60 ईयर्स अंतर पड़ेगा। ठीक लेकिन है, सर इस अमिताभ बात जी में को- जी ढींगरा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास इस बारे में और कानून की जानकारी लेने के लिए, लेकिन गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा, जो कहा गया कि भाई 60 साल के बाद कमर्शियल इस्तेमाल उसका हो सकता है, तो ये बात भी वाजिब है जो अमिताभ बच्चन ने उठाई है कि भाई ये उसके जो कमर्शियल इस्तेमाल होता है उसको अपभ्रंश उसका रूप किया जा सकता है, उसका रूप बिगाड़ा भी जा सकता है, जो कि भावनाएं कहीं ना कहीं उस परिवार को जरूर आहत करेगा जिस परिवार से वो रचना जुड़ी हुई है। देखिए अनंत, अगर उसका स्वरूप बिगाड़ा जा सकता है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करने का हक कॉपीराइट कानून की परिधि से उसके बाहर होने के बाद भी उनके परिवार के पास रहेगा, अमिताभ बच्चन के पास रहेगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मुद्दा है कि उसका कोई स्वरूप बिगाड़ा जा सकता है। निश्चित तौर पर अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से ये इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो बहुत समर्थ व्यक्ति है। देश उनको बहुत प्यार भी करता है। उनकी दुख, उनकी बीमारियों पर पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि अगर उनको लगता है कॉपीराइट कानून में कोई खामी है, तो इसके खिलाफ वो कानूनी सहारा भी ले सकते हैं और अपनी बात को ज्यादा बेहतर मंचों तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया इस पर दिखाई है, ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे दिल की बात कर रहे हैं। और उनके पिता होने से ज्यादा
एक कवि, एक रचनाकार के तौर पर लोगों के लिए परिचित हैं, और वो इस अधिकार को लोगों से छीनना चाहते हैं। उनके पिता जब अब जीवित थे, उस वक्त वो खुद जब मंचों पर कविता सुनाते थे, तो क्या वो सर्वाधिकार, वो कॉपीराइट आम जनता को वो खुद नहीं देते थे? आप रचनाकार हैं, और रचनाकार की तो अब मान्यता और उसके कॉपीराइट का विस्तार ही इसी बात पर है कि कितना लोग उसको सुनते हैं, कितने लोगों तक वो जाती है और किस तरह से वो जिंदा अमिताभ बच्चन अपने पिता की कविता को कब तक जिंदा रख लेंगे? क्या उनकी वजह से उनके पिता की कविता बची है? उनकी कविता समाज से बची है, उनकी कविता उनके श्रोताओं, उनके पाठकों से बची है। तो अगर उनको ये आपत्ति लगती है तो मुझे बहुत इस पर मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन ने अपना कद छोटा किया है। इस तरह की जो बात उन्होंने कही है, इस बात को कहने की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। कॉपीराइट एक्ट में खामियां उनको दिखती हैं, उसके लिए उनके पास फोरम है और वो समर्थ व्यक्ति हैं, वो इसके खिलाफ अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा बेहतर मंचों पर उठा सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने हालांकि कहा है सर कि इस चीज के लिए फाइट जरूर करेंगे, ऐसा करके जी। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है एमसी ढींगरा साहब, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। उन्होंने कहा कि रबिश, आई अपोज, डिसएग्री, लिमिट, डिस्प्यूट, बीन वेरिएंस ऑफ अ इन्वेंटमेंट, लाउड स्क्रीम ऑफ वॉइसेस एवर। तो क्या किसी भी कानून का ये डिसरिस्पेक्टफुल डिनायल शोभा देता है, या अधिकृत है कोई भी भारतीय व्यक्ति ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए कानून के लिए? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, जब तक किसी को ऑफेंड न करे यू कैन यूज इट। अब यहाँ पर एक किसी कानून के बारे में आप कह रहे हैं, और जहां तक मैंने सुना है अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि हु डिड इट, तो कृपया उनको ये मैसेज हो जाए कि हमारे पार्लियामेंट ने नहीं किया है, या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया है, या हमारे लेजिस्लेचर ने किया है। लॉ इज पैरामाउंट सो फार एज इट इन एग्जिस्टेंस, एंड वी आर बाउंड टू रिस्पेक्ट द लॉ। जी, सो इतना ही काफी है। ठीक है सर, इस बारे में अपने बाकी पैनलिस्ट से लोग राय लेंगे। एक हाँ, बिल्कुल, मैं लौटूंगा सर आपकी मैं बात। एक बात इतना कहना चाहूंगा कि अभी जैसे और अभी वक्ताओं ने बताया कि अमिताभ बच्चन जी ने अपना कद छोटा कर दिया इस तरह से कहकर। बाकी मैं ये कहना चाहता था कि अमिताभ बच्चन जी को स्वयं ही आगे आकर कहना चाहिए था कि आई टेक इट आउट ऑफ द पब्लिक डोमेन, मतलब इस तरह से आई गिव अप माई कॉपीराइट ऑन दिस, आई डोंट क्लेम एनीथिंग ऑन दिस। क्योंकि इस बात में दो गोइंग बाय द नेचर ही एंजॉयज लव एंड अफेक्शन, तभी तक जिंदा रहेंगे जब तक वो श्रोताओं के बीच में होंगे, श्रोता उनको पसंद करेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। वंदना कोहली, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या एक फिल्मकार के तौर पर या एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पर ऐसा होना चाहिए कि जो क्रिएटिविटी है, जो नई चीजें बनाई गई हैं, क्रिएटिविटी दिखाई गई है, उनको एक पीरियड के बाद सिर्फ परिवार तक सीमित हो जाना चाहिए, या पब्लिक डोमेन में, समाज के बीच में वो चीजें जिंदा रहनी चाहिए? देखिए, अभी तक जो भी पैनलिस्ट ने कहा है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जब आप क्रिएशन करते हैं तो आपकी जिंदगी तक आपके पास कॉपीराइट रहती है, उसके बाद 60 साल या 50 साल या 70 साल उसके और ऐड होते हैं, तो इन इफेक्ट करीब 100 से 120 साल तक वो कॉपीराइट विद इन द फैमिली रहता है। और उसके बाद मुझे लगता है वो पब्लिक डोमेन में आ जानी चाहिए। हम लोग शेक्सपियर या शैली या कीट्स या महाभारत, रामायण, जो हमारी कहानियां, हम सब इसको इसलिए जानते हैं, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इसलिए है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है और लोग उसको पढ़ सकते हैं और उसको, उसकी गहराई को समझ सकते हैं, उनको मौका मिलता है उसकी गहराई को समझने के लिए। जी। तो इस बात से मैं सबसे सहमत हूं, लेकिन मैं एक चीज और लाना चाहूंगी यहाँ आपके डिस्कशन में। ये भी कहना चाहूंगी कि आपका शुरू का रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था कि हमें जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो एज ए क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि लॉ में हमारी कमी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में शायद थोड़ी सी हमें और ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जो आम पब्लिक है उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये किसी व्यक्ति का क्रिएटिव वर्क है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें उनको उसके लिए हमें रॉयल्टी देना है या स्क्रीनिंग फीस देनी है। सब समझते हैं कि आप जो भी करेंगे आप फ्री करेंगे। तो वहां पे मुझे लग रहा है जब आप कॉपीराइट की बात करते हैं तो इंटरनेट पर एक प्लेटफॉर्म, वाइड प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर आमतौर पर हर चीज अमूमन अवेलेबल होती है। शांतनु गुप्ता, एक लेखक के तौर पर आप देखते हैं कि छोटी छोटी कविताएं या कुछ लेख होते हैं वो नेट पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वो चीजें पढ़ते भी हैं, तो क्या वो कॉपीराइट का कहीं ना कहीं लेखक का हनन होता है? जैसी बात हुई कि उसके जीवन काल में और जो 60 साल का उसको प्रावधान मिला है, उसमें तो लेखक को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेखक हैं जो उसी से अपनी आजीविका, उसी से अपना जीवन भी चलाते हैं, तो वो टाइम में तो होना चाहिए।
अब जहाँ तक इंटरनेट की बात आती है तो यूट्यूब में आजकल बहुत सारा कॉपीराइट का वायलेशन रोकने के तरीके हैं। यूट्यूब आईडी जनरेट करता है, यूट्यूब आपको स्ट्राइक देता है, आपके चैनल बंद कर सकता है अगर आप कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं। फेसबुक, ट्विटर इस तरह की सब पॉलिसी ला रहे हैं, सब में अपना अपना एक पॉलिसी सेल है, क्योंकि आजकल इंटरनेट से किसी भी चीज को लाइव करना, किसी चीज को लाना बहुत आसान है। बैठे बैठे हम इस चैनल से बैठ के अभी किसी भी कृतना को रख सकते हैं। उसमें समय है कि अगर आप 1 मिनट से कम का लेंगे तब आपको कॉपीराइट नहीं होगा, अगर आप उसे कमर्शियल मोनेटाइज नहीं करेंगे चैनल को तब कॉपीराइट, उसके रूल हैं बहुत सारे। लेकिन हाँ, अगर किसी और का कंटेंट लेके आप उससे धन भी अर्जित कर रहे हैं, उससे पैसा भी कमा रहे हैं, तो कॉपीराइट के अंदर हम लोग ऐसे देख बहुत रहे सारे हैं कि वो रचना किसी और की होती है, लेकिन कोई और अपनी आवाज में उसको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जानेंगे। नलिन रंजन सिंह, हम देख रहे हैं कि जो पुरानी कविताएं होती हैं, पुराने जो गाने होते हैं, उनको नई आवाज में, नए तरीके से, नए कलेवर में यूट्यूब पर हम वीडियोस भी देख रहे हैं, तो क्या वो चीज भी कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आती है? जो लेखक होते हैं उनको नुकसान उनसे होता है कुछ? बिल्कुल, आपको परमिशन लेना पड़ता है अगर आप पुराने गाने यूज कर रहे हैं तो, और परमिशन लेना भी चाहिए। और अभी इंडिया में खासकर लोगों को यह समझना चाहिए कि दे शुड लर्न टू पे फॉर एंटरटेनमेंट। और ये भी 60 साल के बाद वाला भी बहस मैं सुन रहा था। जब आप कमा रहे थे, ठीक है, और आपने कमा करके एक फ्लैट को खरीदा, फ्लैट आपके बच्चों के नाम पे हो जाएगी, फ्लैट आपके पोते भी एंजॉय करेंगे, उस समय वो कवि किताब लिख रहा था। तो जब फ्लैट वो जा सकता है तो मेरी कविता एज अ प्रॉपर्टी क्यों नहीं मेरे जनरेशंस को पास ऑन होगी? ये बड़ा ही एक अजीब सा चीज है। आप क्यों लिटरेचर को या एंटरटेनमेंट को एक फ्री मोड ऑफ चीज में हर चीज को देखना चाह रहे हैं? जी ठीक है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि अगर फ्लैट किसी और के पास जाता है तो किसी तीसरे व्यक्ति का उसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक विचार अगर किसी एक जगह रिजर्व हो जाता है तो पूरी सोसाइटी का नुकसान है उस चीज से। तो क्या इस लिहाज से पब्लिक नहीं होना चाहिए? इट्स अ प्रोडक्ट। आप इस चीज को देखिए और इस साइकोलॉजी को, इस मानसिकता को खासकर भारत में बदलने की जरूरत है। देखिए, मैं जब लिखता हूँ इट्स अ प्रोडक्ट, मैंने समय उसमें दिया है, जवानी के बहुत अपने कीमती वक्त को बर्बाद किया। उस समय मेरे दोस्त कमा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, मैं इसको प्रकाशित करता हूं या मैं इस पर फिल्म बनाता हूं या जिस मोड में प्रेजेंट करता हूं, मैं इस पर प्रमोशंस करता हूं। मैं चाहूंगा कि इट्स अ प्रोडक्ट, तो अगर आपको देखना है, ठीक है, उसकी झलकी मैंने एज ए प्रमोशन तौर पर मैंने दे दिया है, तो आप पे करके देखिए। और सिर्फ मेरे जीवन काल तक ही नहीं, मेरे जीवन के बाद भी एज अ प्रॉपर्टी आप देखिए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पोतियां, लेट देम हैव द राइट टू से वेदर इट्स फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट या फिर दे नीडेड टू बी पेड फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कानून नहीं होना चाहिए, फैमिली की कॉल होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? इट्स प्रॉपर प्रॉपर्टी की तरह आप इसको हैंडल। ठीक है, शांतनु गुप्ता क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक ये जब जैसा नलिन ने कहा है, डिबेट दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जैसे एक वक्ता ने कहा कि एक लेखक का या आर्टिस्ट का जीवन काल जो 50-60 साल भी मान लें, उसके ऊपर से 60 साल, तो 100 से 120 साल के लिए रिजर्व है, परिवार के अंदर उससे पैसे कमा ले। उसके बाद भी क्रेडिट तो मिलता रहता है, क्रेडिट तो कोर्ट को होता है। वो चीज जो फेमस होती है वो इतनी पब्लिक हो जाती है कि आप अपने नाम से सुना भी दे तो कहता है भाई ये तो हरिवंश राय की आप पोएम सुना रहे हैं। बड़ा मुश्किल है कि मैं हरिवंश राय की पोएम सुना दूं, कह दूं मधुशाला तो मैंने लिखी है, क्योंकि अब कॉपीराइट खत्म हो गया। जो फेमस है, जो फेमस नहीं है शायद उसकी हो सकती है, लोग चुरा के लाते हैं। और भारत में भी ऐसा होता है, आप यूरोप की या ईरान की बहुत सारी पिक्चरें लाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि वो किसी ने नहीं देखी होती। लेकिन क्योंकि कृति को बचाना भी है, जैसे मैंने आपको प्रेमचंद के लिए बताया, 90 कहानियां उनकी हमारे बीच आ ही नहीं पाती, इतनी सुंदर कहानियां, अगर वो कॉपीराइट 60 साल बाद नहीं खुला होता। ठीक है, लेकिन सर्वे अस्थाना साहब, नलिन ने जो पॉइंट उठाया है वो काफी हद तक वाजिब भी है कि जब एक व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा होता है, किसी और तरीके से पैसे कमा रहा होता है, उस वक्त एक लेखक लिख रहा होता है, जो भी रचनाकार होता है वो अपनी रचना कर रहा होता है, तो अगर वो प्रॉपर्टी ऐसे मतलब अगली पुश्तों को ट्रांसफर हो सकती है, तो ये प्रॉपर्टी का अधिकार अगली पुश्तों के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आप कहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें सीधा और स्पष्ट सा मानना है, एक भौतिक प्रॉपर्टी होती है और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल। जो भौतिक प्रॉपर्टी है, जो मकान है, खेत है, वो तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस तरह से ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैं नलिन जी से जो है थोड़ा सा असहमत सा दिखाई पड़ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मेरा ये मानना है, मेरी जितनी रचनाएं, मेरी जो 16-17 किताबें हैं या जो मेरी कविताएं हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी डेथ के बाद वो मंजर आम पर हो जाए, वो सबकी हो जाए। मैं हमेशा इसमें अमेंडमेंट चाहता हूं कि ये 60 साल 75 साल ये सब बेकार की बातें, जब रचनाकार की डेथ हो जाए और उसके बाद उसकी जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सारी जो है पूरे देश और विश्व के नाम हो जानी चाहिए। इसका मैं स्पष्ट समर्थक हूं।
मैं ये कहना चाहता हूँ। तो क्या ये 60 साल 75 उसमें क्या करेंगे आप? अब देखिए, एक कोई कवि है, उसकी डेथ हुई, उसके 8 लड़के हैं, 10 बच्चे हैं। अब अमिताभ बच्चन जी तो अकेले हैं और अजिताभ जो है उनको ज्यादा कंसर्न नहीं रहता है, तो अमिताभ तो ये कर सकते हैं। लेकिन अमिताभ जैसा परिवार सब जगह सारे साहित्यकारों के पास नहीं है। कहीं पर 10 बच्चे हैं, कहीं पर 5 बच्चे हैं, कहीं पर 3 बच्चे हैं। तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के छोटे से एक मानदेय के लिए हम घरों को तोड़ देंगे, हम घर में बंटवारा कर देंगे, तो सीधा सा हो जाए कि जब उसकी डेथ हो जाए तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो अवाम की हो जानी चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ और मैं तो ये घोषणा करता हूँ, मैं वसीयत भी कर दूंगा कि मेरी डेथ के बाद मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी रॉयल्टी भी मुझे मिलती है वो मेरी डेथ के बाद मुझे मिलनी बंद हो जाए। हाँ, ठीक है। वंदना कोहली, मैं जानना चाहूंगा और मेरी हर रचना कोई और इस्तेमाल कर सके। वंदना कोहली, नानी रंजन सिंह कहते हैं कि भाई अगली जो जनरेशन उसके पास जानी चाहिए। सर्वेश अस्थाना साहब कहते हैं कि भाई मेरे बाद मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है, वो पब्लिक हो जानी चाहिए। तो क्या ऐसे में कुछ इस लॉ में अमेंडमेंट करके ऐसा भी संभावना की जा सकती है कि आपके विचार से कि भाई जो रचयिता है उसके पास अधिकार हो कि भाई आगे जाए या फिर पब्लिक डोमेन में जाए? बिल्कुल ये होना चाहिए। देखिए, एकदम मैं ये चाहता हूँ। मैं लौटूंगा अस्थाना साहब आपके पास में, जो सवाल है वंदना कोहली जी से है। जी अनंत, मुझे लगता है कि लॉ जो है, जो अपना जो कानून है, वो कहता है कि 60 साल के बाद या 70 साल के बाद या 50 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति, कोई कलाकार चाहता है कि मेरे डेथ पे ही हो जाए, तो वो अपने विल में लिख सकता है उसको, तो वो ऑप्शन खुला रहता है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे इतने महान कलाकार हुए हैं जो जिनकी डेथ के बाद, क्योंकि रॉयल्टी का कोई सिस्टम नहीं था, वो उनकी जो फैमिलीज हैं वो बिल्कुल पेन्यूरी में चले गए हैं, पॉवर्टी में चले गए हैं, और वो बिल्कुल सही नहीं है। वी डोंट लुक आफ्टर आवर क्रिएटिव पीपल एट ऑल। तो मुझे लगता है कि ये लॉ मेरे हिसाब से ठीक है। 60 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, हर कंट्री पे डिपेंड करता है। और यदि कोई कलाकार चाहता है कि ये नहीं मेरे डेथ पे हो, तो वो अपने विल में लिख ले उसको, या वो अपने लॉयर को इंस्ट्रक्शंस दे दे, या वो खुद उसको डाल सकते हैं अपनी जब वो जीवित भी हैं तभी भी वो निर्णय ले सकते हैं कि इसको मैं पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ। जी ठीक है। एमसी ढींगरा साहब, क्या संभावनाएं रहती हैं कि इस तरीके की विल कोई जो भी रचयिता है, जो क्रिएटिव इंसान है, वो तैयार कर सके? देखिए, कॉपीराइट ये आपको एक राइट है ओरिजिनेटर को, जो लॉ प्रोवाइड करता है। वेदर यू एक्सरसाइज दिस राइट और यू वांट टू गिव अप दिस राइट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऑथर के ऊपर है, ओरिजिनेटर के ऊपर, कि इफ ही वांट्स टू गिव इट एंड गिव इट अप इवन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ही कैन गिव इट अप। बट इफ ही वांट्स टू सर्वाइव ऑन द रॉयल्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, डेफिनेटली ही कैन मेक ए विल टू से नो, हाँ मैं मेरी वफात के बाद ये चीज तब ये कॉपीराइट अवेलेबल नहीं होगा अपने सक्सेसर्स को, ही कैन डू इट बिकॉज दैट्स हिज राइट। लेकिन अब फिर एक बात इसी का विरोधाभास है कि क्या सक्सेसर्स का राइट जो उसके पास है वो उनका राइट छीन सकता है? इट्स एन इश्यू, डिबेटेबल इश्यू आई बिलीव। लेकिन हाँ, ऐसा मेरा मानना है कि ज्यादातर आप क्या, क्योंकि आपका ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू हैव ए राइट टू यूज इट, यू हैव ए राइट टू एक्सरसाइज इट, यू कैन गिव इट अप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम इवन। ठीक है। So that's how I look at it. जी ठीक है। शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं आप? आनंद, इसमें ऑथर के साथ पब्लिशर का भी राइट जुड़ा होता है। तो जैसे मैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं तो पब्लिशर और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्योंकि वो पब्लिश करता है तो उसके पास भी एक राइट एक अवधि तक होता है। तो अगर ऑथर अपना राइट गिव अप भी कर दे तो ऐसा हो सकता है कि पब्लिशर का राइट अभी ऑन हो, तो वो एक तथ्य है। दूसरा ये है कि जो 60 साल के बाद राइट छोड़ने से होता क्या, फायदा क्या होता है? जैसे मान लिया कि अमिताभ बच्चन जी एक पर्टिकुलर पब्लिशर के साथ, पेंगुइन के साथ, हार्पर कॉलिंस के साथ, प्रभात के साथ अपनी किताबें छपवाते हैं, और वो बहुत महंगा पब्लिशर है, वो किताबों को 300-400 रुपए का बेचता है। जब वो ओपन मार्केट में आती है उसे कोई और छोटा पब्लिशर भी छाप सकता है जो उसको सिर्फ 60-70-100 रुपए में अवेलेबल करे, तो श्रोता के लिए, पाठक के लिए आसान हो जाता है। और ऐसा ही चीज हम दवाइयों में देखते हैं। एक अवधि के बाद पेटेंट फ्री हो जाता है और दवाई जेनरिक हो जाती है, और दवाई फिर सस्ती बनके और भी सेम फॉर्मुलेशन को बना सकते हैं और आम आदमी भी उस दवाई को एक्सेस कर सकता है। तो ये पेटेंट, कॉपीराइट के इस तरह के हर एक अवधि होती है। बिल्कुल। नलिनी रंजन सिंह, क्या कहेंगे कि क्या ऐसा ये मानने से हम इनकार कर सकते हैं कि भाई अगर चीजें फ्री हो जाती हैं, कॉपीराइट एक्ट हट जाता है, तो उसकी रीच बढ़ जाएगी, हर एक वर्ग तक वो चीजें आ पाएंगी? सबसे पहले इस मानसिकता से को हटाना पड़ेगा कि मैं अगर एंटरटेन कर रहा हूं किसी को, मैं फ्री में भी एंटरटेन कर रहा हूं।
आपको थोड़ा ये तासुब होगा कि आने वाले दिनों पर फेसबुक पर भी जो आप वीडियोस लगाएंगे उस पर भी ऐड चलाएगा फेसबुक, और आपको कमर्शियल रिटर्न्स मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये बिल्कुल फ्री का एंटरटेनमेंट, फ्री का ज्ञान, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जैसे लोग हार्ड वर्क करते हैं उससे ज्यादा लेखक हार्ड नहीं, उस बात में सर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जैसा कि शांतनु गुप्ता ने कहा कि भाई जब तक आप जीवित हैं, आपकी मृत्यु के 60 साल बाद तक आप उससे कमा सकते हैं, अगली जो जनरेशन है वो भी कमा सकते हैं। लेकिन जैसे कॉपीराइट एक्ट हटता है, तो एग्जांपल दिया भाई जो बड़े पब्लिशर है वो महंगी किताबें, उनका प्राइस महंगा रखते हैं, छोटे पब्लिशर होंगे कुछ सस्ते में बेचेंगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, वो तो आपको मरणोपरांत भी जीवित रखेगा ना। इसका हक उस लेखक और उसके परिवार या उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको दीजिए, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या प्राइस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आई लुक इट एज अ प्रोडक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये लेखक रातों रात लेखनी लिख रहा था, तो आप बिजनेस कर रहे थे, आप भी पैसा कमा रहे थे, आपने जमीन खरीदी, वो जमीन आपके पुश्तों तक जाएगी, मेरी लेखनी क्यों नहीं जाएगी? तो मैं इस लेवल पे करता हूँ, यू नीड टू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट एंड यू नीड टू लर्न टू पे फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर एनी अदर आर्टिस्टिक वर्क। जी, वंदना कोहली, फिल्मकार के तौर पर कैसे आप देख रही हैं इस काउंटर को जो नलिन रंजन सिंह दे रहे हैं यहाँ पर? मुझे लगता है आनंद कि जब मैं जैसे डॉक्यूमेंट्री अगर बनाती हूँ और मुझे स्क्रीनिंग करनी है, तो मुझसे कोई नहीं पूछता है कि आपकी स्क्रीनिंग की फीस क्या होगी। सच समझते हैं कि जो मैं स्क्रीन करूंगी और मैंने 5 साल लगाए किसी डॉक्यूमेंट्री पे, खुद प्रोड्यूस किया हो, तो वो कहते हैं आप फ्री की स्क्रीनिंग कीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी पब्लिक है उनको समझ में आना चाहिए कि कोई अपनी रचना रख रहे हैं, वो बेशक 1100 रुपए दे दे, 11 रुपए दे दे प्रोफेशनल टर्म्स पे, लेकिन उनको रिस्पेक्ट करनी है, ये किसी की क्रिएशन है, और इसके लिए आपको यू विल हैव टू रिस्पेक्ट इट बाय पुटिंग सम मनी असाइड। मैं एक और चीज जो बहुत जल्द कहना चाहूंगी कि हमारे पुराने गाने देखिए, जैसे मन्ना डे हैं, अब जो प्रोड्यूसर है उन्होंने उसको पेमेंट की, लेकिन रॉयल्टी जो होती है वो सिंगर्स को या लेखक को जो उस टाइम एक्चुअली कवि थे और म्यूजिक डायरेक्टर को, ये जो हमारी लॉ है कि इनको जाना चाहिए और इट शुड कंटिन्यू गोइंग फॉर नेक्स्ट 60 इयर्स। यहाँ पे हम लोग बहुत वीक हैं, तो जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो ये हमें चीजें भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी। लेकिन वो बात तो ठीक है, जब तक जो रचनाकार है अगर वो जीवित है तो उसको पूरी रॉयल्टी मिल रही है। हम बात करें कॉपीराइट हटने के बाद की, तो वो कह रहे, नलिन रंजन सिंह कह रहे हैं कि भाई कॉपीराइट एक्ट हमेशा रहना चाहिए, तो क्या मानते हैं कि रहना चाहिए? क्योंकि उससे जो अभी तक चर्चा में सामने आया, जो उसका जो वाइड स्प्रेड हो सकती है रचना, वो उसका एरिया कम हो जाएगा, उसकी रीच कम हो जाएगी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कॉपीराइट एक्ट रहना चाहिए। वो 60 साल का आपको दे रहा है कि परिवार तक रहेगा। मेरे हिसाब से ये ठीक है। जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, यदि कोई और चाहता है कि अपना काम पब्लिक डोमेन में आ जाए तो वो किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसको वो चॉइस रहती है उनको। ठीक है, गोविंद राजू जी, जो नलिन ने कहा वो बात भी वाजिब है, और जो शांतनु गुप्ता कहते हैं वो बात भी वाजिब है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? अनंत, मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी को हम प्रोडक्ट के तौर पर नहीं कह सकते। आप कॉमर्शियली काम कर रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन आप अगर एक रचनाकार हैं, समाज के लिए कुछ रच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम इस तरह से देखें कि जब दूसरे लोग कुछ कर रहे थे तो आप नौकरी कर रहे थे तो हम अपनी रचना कर रहे थे। आप कॉमर्शियली काम कर रहे हैं, बेशक आपको उसके लिए कॉमर्शियली पैसा लेने और पैसा क्लेम करने का और कॉपीराइट की बात करने का हक है, लेकिन जो क्रिएटिविटी होती है वो, उसको हम अगर प्रोडक्ट की परिभाषा में लाएं तो मुझे लगता है कि फिर हम रचनात्मकता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि रचनात्मकता बिल्कुल एक अलग चीज है, और रचनात्मकता आप किसी कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए नहीं करते। भारत में कम से कम जो कुछ रचा जाता है, जितने लोग लिखते हैं, बहुत कम लोग उनमें से ऐसे होंगे जो उसको उसके व्यावसायिक नजरिए से अपनी रचना को लिखते हैं। रचनाकार की अपनी एक पीड़ा है, एक उसका अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से उभर कर वो एक चीज लेकर समाज के सामने आता है। और कॉपीराइट कानून की जहां तक बात है, जो कानून अभी चल भी रहा है उसमें 50 खामियां हैं। उस कानून के तहत आप बड़े बड़े लेखकों को आप उनसे आप जान सकते हैं, यहाँ पर फिल्म से जुड़े लोग हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि जो व्यावहारिक तौर पर अगर कोई एक नया लेखक अच्छी स्क्रिप्ट लेके आया है तो क्या उसको उसकी स्क्रिप्ट का वो मूल्य मिलता है जो एक स्थापित लेखक को मिलता है? अनेक बार किसी दूसरे के नाम से वो रचना समाज में आ जाती है। तो छोटे लेखकों के साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या है,
और हिंदी लेखकों के अगर और भारतीय जो भाषाओं के लेखक है उनके साथ आप देखिए तो अनेक मामलों में कॉपीराइट सिर्फ एक एग्रीमेंट पर आके खत्म हो जाता है। प्रकाशक एक मुश्त उसको पैसा एक बार में दे देता है, उसके बाद प्रकाशक जितने बार उसका पुनर्प्रकाशन करे, जितना उसको बेच सके, लेखक से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर कॉपीराइट की बात हम करें तो कॉपीराइट के जो छेद हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन पर हमको बहुत हम लोग जानते हैं इन लोगों से कि खामियां क्या-क्या हैं की आवश्यकता है। उससे पहले नलिन कुछ कहना चाहते हैं। यही मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर मैं पेंट करता हूं, अगर मैं एंकरिंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग करता हूं, ये मेरा व्यवसाय है, तो मुझे पेमेंट चाहिए। लोगों को ये समझने की जरूरत है। राजू जी ने ठीक कहा, अभी तक ऐसा नहीं होते आ रहा है। अगर मैं समाज के लिए लिखना चाह रहा हूँ, फ्री में ज्ञान देना चाह रहा हूँ, तो वो ठीक है, वो उसको आप सर्कुलेट कीजिए। लेकिन मेरा ये प्रोफेशनल वर्क है, मैंने इस पर समय बिताया है। आई नीड टू गेट पेड फॉर इट एंड नॉट ओनली मी, व्हाई नॉट माई जनरेशंस। मैं इसे प्रोफेशन के तौर पे लेता हूं। आप एक आर्टिस्ट को एज अ प्रोफेशनल कब रिकॉग्नाइज करेंगे, खासकर इंडिया में और एशिया में? ये मेरी लड़ाई है। ठीक है, शांतनु। अनंत, जो कॉपीराइट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई उसमें ठीक कहते हैं कि कुछ खामियां हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मान लिया मेरी जो पिछली पुस्तक है वो 300 रुपए उसका मूल्य है, तो उसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 10% ऑफ नेट वैल्यू, 10% ऑफ प्रिंट प्राइस। प्रिंट प्राइस बड़ा होता है, अगर 10% ऑफ प्रिंट प्राइस भी है तो 300 रुपए की किताब में ऑथर को मात्र 30 रुपए मिलते हैं। अगर एक 300 रुपए की किताब बिकती है तो ऑथर को, जो उसका मूल रचेता है, उसको 30 रुपए मिलते हैं। बाकी जो रिटेल पे बेच रहा है, जो प्रोडक्शन पे है, जो बीच में वो जो 270 रुपए है वो उनके बीच में जाते हैं ऑथर को। और ये अच्छा कंटेंट माना जाता है, 10% वाला एक अच्छा कंटेंट माना जाता है। 8% और 5% के कंटेंट भी होते हैं अगर आप छोटे ऑथर है तो। दूसरी चीज ऐसी भी होती है, कई बार आपको यही नहीं पता लग पाता है कि जो कुछ पब्लिशर ऐसे हैं जो आपको यही नहीं बताते हैं कई बार उन्होंने कितनी प्रतियां छापी। वो लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि आप जाके उनका, नहीं रहती कॉन्ट्रैक्ट में, वो लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि आप उनका अकाउंट जाके चेक कर सकते हैं। कौन ऑथर जाके पब्लिशर के ऑफिस में बैठेगा, देखेगा उसने कितनी छापी है। तो वो उन्होंने 10,000 कॉपी छापी और आपको बताया 1,000 बिकी केवल, और आपको उसने 1,000 की रॉयल्टी दे दी। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या लूप होल्स है, मैं समझूंगा आपसे। वंदना कोहली कुछ कहना चाहती हैं। वंदना, अपनी बात आप रखिए। जी, मैं नालन जी से बिल्कुल सहमत हूं जब वो कहते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है और ये मुझे इसके लिए मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। और उनसे पहले जो पैनलिस्ट ने बात की, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसलिए जैसे वो कह रहे हैं, आप रचना कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको उसकी पूंजी नहीं मिल रही है तो यू कैन नॉट क्रिएट फर्दर। आप कोई भी दूसरा वेस्ट में कोई भी डेवलप्ड कंट्री देख लीजिए, उनके जो आर्टिस्ट है, दे डोंट हैव टू स्ट्रगल एज मच टू मेक एंड्स मीट, क्योंकि जब उन्होंने कुछ क्रिएट किया, नंबर 1 हो गया उनका, या उनकी किताब छप गई और बिक गई, तो थोड़े से उनको रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। और वो रिटर्न, और ये भी है, जब भी मैंने किसी को बाहर के व्यक्ति को, किसी फॉरेनर को, वेस्ट से, अमेरिका से या यूरोप से, मैंने उनको अपनी फिल्म DVD दी है, उन्होंने सब ने मुझसे ये पूछा है, डू आई ओ यू एनीथिंग फॉर दिस? तो ये मानसिकता जो नालिन कह रहे थे, जो मानसिकता है, ये इसको बदलने की जरूरत है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात। जी, ठीक है। अब हम लोग लूप होल्स की बात करते हैं। शांतनु, क्या क्या लूप होल्स आपको नजर आते हैं कॉपीराइट एक्ट में? फिर हम MC ढिंगरा साहब से समझेंगे कि कैसे उनको दूर किया जा सकता है। देखो, ऑन पेपर तो ठीक लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिशर कितनी प्रतियां छापता है, मैं बुक के विषय में ही बता पाऊंगा कि पब्लिशर कितनी प्रतियां छापता है और वो कितनी आपको कितने की रॉयल्टी देता है, ये बहुत मुश्किल है। फिर किस तरह का है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट इतने मुश्किल भाषा में लिखे होते हैं कि ऑथर को या तो अपने CA लीगल एक्सपर्ट रखे अपने पास। तो मुझे तो बहुत समय तक यही नहीं पता लग पाया कि 10% ऑफ नेट वैल्यू का क्या मतलब था और 10% ऑफ प्रिंट प्राइस का क्या मतलब था। फिर वो आपको पता भी नहीं लगता है, वो धीरे से किसी लैंग्वेज में, सारी लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश में प्रति लिखी है तो बाद में आप उस किताब को और भाषाओं में मिला सकते हैं। तो वो धीरे से लिख देते हैं कि ऑल लैंग्वेजेस एंड ऑल एरियाज एंड ऑल टेरिटरीज, तो आपको पता लगता है कि पूरे विश्व में हर लैंग्वेज में राइट आपने पब्लिशर को दे दिया है। तो कई बार वो, क्योंकि ऑथर को अपनी किताब को चीटेड महसूस करता है खुद। चीटेड तो नहीं है, आपने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा है, लेकिन वो इतना मुश्किल भाषा में लिखा होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं करा गया होता है। तो लेकिन आप जैसे जैसे और किताबें लिखते रहते हैं, आपको ये अकल आती रहती है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ध्यान से साइन करते हैं। ठीक है ना, फिल्मकार के तौर पर क्या आप लूप देख रहे हैं? फिल्मकार के, जैसे मेरी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई, तो डेफिनेटली इट्स डूइंग वेरी गुड। अभी ट्रेंडिंग वीडियोस में आ रहा है, सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर है। बट मी एज अ स्मॉल पर्सन एंड अ बिग कॉर्पोरेट, जो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका हर समय डोमिनेंट
पोजीशन रहता है। और कितना रेवेन्यू शेयर हुआ है, कितना आया है, इसकी अभी तक वो ओपन शेयरिंग नहीं है। वो ब्लैक जो वो कहेंगे आपको प्यार से मानना ही पड़ेगा जी। होपफुली थिंग्स आर गोना चेंज, इट इज चेंजिंग इन इंडिया एंड आई बिलीव कि आने वाले समय में ये भी चेंज होगा। एमसी दिंगर साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो लूपहोल्स बताए हैं हमारे पैनलिस्ट, इनको दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इनको दूर किए बिना जो ऑब्जेक्ट है कॉपीराइट एक्ट का वो अचीव नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बीच में हमारे एक वक्ता ने बताया कि वो एक बार एग्रीमेंट करके उसको पेरिनियली चलाए रखते हैं। नहीं, मैक्सिमम 5 साल का है, 5 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अगर 5 साल के दौरान में शुरू के 1 साल में आप कोई काम नहीं करते वो कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनके साथ आपने कॉपीराइट अपना ट्रेड किया है, जिनको लाइसेंस दिया है जी, तो वो लाइसेंस जो है अगर 1 साल तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो लाइसेंस समाप्त माना जाता है। हाँ, अगर लाइसेंस में या कॉन्ट्रैक्ट में आपने प्रोवाइड किया हुआ है कि इट विल गो बियॉन्ड इवन इफ समबडी डजंट एक्सरसाइज इज लाइसेंस विद इन 1 ईयर, तो 5 साल तक आगे चलता रहेगा। तो उसकी लिमिटेशन है। आप फ्रेश एग्रीमेंट कर सकते हैं जी, और 5 साल के बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बात एग्रीमेंट के डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करने में, उसकी एक्चुअल फिजिकल असेसमेंट के लिए कि हाँ भाई उसने कितनी कॉपियां छापी हैं, कि उसने 1000 बताई, 10,000 छाप दी। अब बीच में आ गया नेट वैल्यू और प्रिंट वैल्यू। सो दे आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। देखिए, जहां तक लीगल एस्पेक्ट है, लीगल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को किस ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं साहब डिफिकल्ट लैंग्वेज है, डेफिनेटली यू हैव टू हैव एक्सेस टू सम लॉयर और सम पर्सन हु इज कन्वर्सेंट विद दीज लॉज। वो आपको बताएगा कि इसमें एग्रीमेंट में ये चीज है। यू हैव टू साइन विद योर आईज ओपन। आप कल को यू कैनॉट टर्न अराउंड एंड से कि नहीं इसमें ये चीज ऐसी थी और ऐसी थी। तो वट एवर इज रिटन डाउन इन द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर बाउंड बाय इट। टेरिटरीज वगैरह, लैंग्वेजेस, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन डाउन। सो ये कोई लूप होल नहीं है जी, ये एग्रीमेंट में लूप होल है, लॉ में लूप होल नहीं है जी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा सर आपके पास। मैं जानूंगा आपसे कि अगर कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है तो सजा का प्रावधान क्या रहता है, लेकिन उससे पहले वंदना कोहली, फिल्मकार के तौर पर क्या किस तरीके की आपने चीजें देखी हैं कि किस तरीके से कॉपीराइट का उल्लंघन होता है? सॉरी, आपका आप तक आवाज पहुंच रही है वंदना मेरी? जी जी जी। सवाल मेरा है कि फिल्मकार के तौर पर क्या आपने एक्सपीरियंस किया है अब तक, या कभी देखा है चीजें कि कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है? अगर आपने देखा है तो किस तरीके से उल्लंघन होने की संभावना रहती है? जी, संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट में जाने में और ये सब करने में बहुत कठिनाई रहती है और बहुत से लोग डिस्करेज हो जाते हैं, तो ये संभावना हमेशा रहती है। मेरे फिल्ममेकर्स के ग्रुप में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। स्क्रिप्ट से आइडिया, स्क्रिप्ट हैज टू ट्रैवल बिकॉज लोग पढ़ते हैं उनको, कहाँ पे आपने भेजा, ठीक है, लेकिन वहां से कहाँ गया, किसने पढ़ लिया, 2 आइडिया वहां से ले लिए या डायलॉग ले लिए, तो ये हमेशा रहता है। और इससे पहले जब आप होल या लॉ की बात कर रहे थे, मुझे लगता है जैसे आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि 7%, 5%, 8% एक ऑथर को मिलता है, बाकी सारा पब्लिशर को जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉ है वो थोड़ा सा, इट कैन मेक दिस मोर इक्विटेबल। द लॉ शुड से दैट द ओरिजिनेटर और द क्रिएटर ऑफ समथिंग शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 20% or 25% or whatever it is that everybody decides is a good figure. I think that is where the law has to protect the creator, and that is not happening at the moment. Music industry में आज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपके ऐसे, मैं कंपनीज के नाम नहीं लूंगी, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट गिविंग अवे योर म्यूजिक कॉम्पोजिशंस फॉर फ्री। इट इज एक्चुअली लाइक दैट। इसलिए जो लोग अपने म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है, सर्वेश अस्थाना साहब, कवि के सामने किस तरह की समस्याएं आती हैं? क्या ये संभावना होती है कि किसी की रचना को, कविता को डिस्टॉर्ट करके या अदल बदल के कुछ सामने रखा जाता है? बहुत जबरदस्त संभावना है। क्या मैं तो झेलता हूँ, मैं तो मंच का भी कवि हूँ। मैं देखता हूँ कि कवि जो मंच पर बैठा हुआ है उसके सामने ही उसकी कविता को दूसरा कवि सुना देता है, या तो थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देता है और उसको सुना देता है जी। अब वहां पर मंच पर या तो हम उसकी बेइज्जती करें
या हम उससे झगड़ा करें या हम उससे पारिश्रमिक में से हिस्सा बटाएं, समझ में नहीं आता है। तो ये मुद्दा डिस्कशन का थोड़ा इधर भी केंद्रित होना चाहिए। जो कविताओं की या साहित्य की चोरी है, कॉपीराइट पर जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत बड़े स्तर की बात है कि पूरी बुक का प्रकाशन और ये वो पैसा और ये रॉयल्टी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये जो सामने रूट लेवल पर जो दिक्कतें हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। मंच पर बड़े बड़े कवि हैं जो बहुत लाखों रुपए ले रहे हैं, वो दूसरे कवियों की रचनाओं को बाकायदे पूरी बेशर्मी के साथ मंच पर सुनाते हैं। और चूंकि जिसकी सुना रहे होते हैं वो उनसे छोटे स्तर का कवि होता है, कम लोकप्रिय होता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो इस पर हम लोगों ने कवि सम्मेलन समिति भी बनाई जो इस पर काम करेगी कि जो कविता चोरी करेगा या साहित्य चोरी करेगा उसको वही टोकेंगे। लेकिन फिर हमारी शालीनता आ जाती कि अच्छा चलो अभी नहीं, सामने बेइज्जती मत करो। इस पर भी कुछ होना चाहिए। इस पर भी होना चाहिए कि अगर दो लोग वीडियो एक शेयर कर रहे हैं तो ये किसका है, इसकी भी तो छानबीन होनी चाहिए। ठीक है सर, एमसी दिगना हमारे साथ है, लीगल एक्सपर्ट हैं। मुद्दे हैं जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास। दिगना साहब, जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई है सर अस्थाना साहब ने, ऐसे में क्या लॉ की कुछ संभावना रहती है कि लॉ यहाँ पर कुछ कर सके? देखिए, कॉपीराइट प्रोवाइड करता है कि अगर कहीं कॉपीराइट की वायलेशन है तो उसके लिए डैमेजेस, कंपनसेशन वगैरह आप मांग सकते हैं। कहीं कॉपीराइट की वायलेशन ना हो, अगर कहीं कोई वायलेट करता है तो उसके लिए इंजंक्शन ऑर्डर भी आप ले सकते हैं, प्रोहिबिटरी रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से। इसके अलावा जहां अगर कोई कॉपीराइट की डेलिबरेट वायलेशन है, सो दैट इज एन ऑफेंस ऑल्सो, जिसके लिए कि कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान है कॉपीराइट एक्ट में जी। So these are the remedies available. So where the punitive action is concerned, that is also there. Damages, compensation लेना है, उसके लिए भी प्रोविजन है। आइंदा इसकी रिपीटेशन ना हो, उसके लिए परमानेंट इंजंक्शन का भी प्रोविजन है। So all these provisions are provided. All this mechanism is there within the act. So it's a complete code so far as the substantive part of the copyright is concerned, its protection is concerned. It's all provided under the statute. That's a Copyright Act 57. उसमें सारा कुछ ये प्रोवाइड किया गया। जी, मैं लौटूंगा सर। सर वंदना कोहली कुछ कहना चाहती हैं, पर वंदना बहुत संक्षेप अपनी बात आप रखिए। आर्टिस्ट रहता है जिसको पेंट करना है या कविता लिखनी है या स्क्रिप्ट लिखनी है, उसकी मानसिकता नहीं है कि मैं लीगल चीजों को देखूं। उसकी मानसिकता है कि मैं कविता लिखूं, पेंटिंग करूं। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड एंड फ्रेम ऑफ बीइंग। सो द प्रॉब्लम इज कि जो कॉपीराइट करने के लिए, जैसे सर कह रहे हैं ठीक है इंजंक्शन आप ले सकते हैं, सजा भी है, वो जो प्रोसेस है वो बहुत डिस्करेजिंग है। हमें क्या करना है, कुछ तो ऐसे कवि हैं जिनको इंटरनेट पे वो जा ही नहीं सकते, वो उनके पास कंप्यूटर, उनको इंटरनेट पे ईमेल नहीं भेज सकते, तो उसका ये मतलब नहीं फिर कोई उन्होंने मंच पे अपनी कविता सुना दी और किसी और ने उसको उठा दी, दैट इज नॉट फेयर। इसलिए हमें कॉपीराइट रजिस्टर करने, अपनी कविता रजिस्टर करने के लिए या अपना म्यूजिक रजिस्टर करने के लिए वो जो सिस्टम है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। लेकिन वरना ये भी समझना होगा ना हम लोगों को कि अगर हमारी चाहिए। कोई रचना है उसको सुरक्षित हमें रखना है और कोई और उसकी चोरी करने की कोशिश करता है तो उसको दंड दिलाने के लिए पहल उस रचयिता को करनी पड़ेगी ताकि आगे कोई व्यक्ति ऐसी हिमाकत ना कर सके। बहुत संक्षेप में नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना है हमें। आप एक वेबसाइट पे जाके आपको 10 चीजें भरनी है, ये रखना है, वो नहीं, उसको आप सिंप्लीफाई। ठीक है, निरंजन सिंह, बहुत संक्षेप में समझाऊंगा कितना स्विफ्ट है ये पूरा मैकेनिज्म अगर आप किसी कॉपीराइट के वायलेशन के अगेंस्ट में केस दर्ज कराना चाहते हैं। बहुत ही दिक्कत है ये। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, सैटरडे को आप यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ये तो है पायरेसी का हालचाल। और जहां तक कॉपीराइट की बात है, मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल केसेस की मैं बातचीत बता रहा हूं। कहानी वही रखूंगा, सिर्फ किरदार के नाम बदल दूंगा। राम को रामू कर दूंगा, लक्ष्मण को लकी कर दूंगा। सेम कहानी, सेम डायलॉग हूबहू मैं छाप के दे दूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि फिर देन इट अगेन गोज टू द जजेस। फिर वो मुद्दा वहां पर आती है। कहानी तो साथ ही होती है जो शेक्सपियर ने लिखा था, और प्यार का ऊपर आपने लिखा है तो प्यार के ऊपर तो 1000 फिल्में बन चुकी हैं, बहुत है। बट ये है कि लोगों में
जागरूकता अगर हो जाए, there's a thing called ethics। अगर एथिक्स वाली जागरूकता आप फैला दें तो ही हम इन सब चीजों को काउंटर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को बेहतर बनाने के लिए निरंजन सिंह, शांति गुप्ता, वंदना कोहली, सर्वेश अस्थाना, एमसी ढींगरा साहब, गोविंद पतराजू जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, उस ब्रेक के बाद खबरें पर लगातार जारी रहेंगी। लेकिन एक बात हमें जरूर समझनी होगी, कॉपीराइट एक्ट को लेकर जो चर्चा सामने आई है उसमें खुद जागरूक होने की जरूरत ज्यादा है। और जैसा कि अमिताभ बच्चन का जो प्रकरण सामने आया उसमें यह भी है कि ये बात सही है कि कवि को और जो भी रचयिता है उसको उसकी रचना का मोल मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि वो जो रचना है वो तभी तक जीवित रह सकेगी अगर समाज के बीच में होगी। तो दोनों तथ्यों को सामने रखकर इस बारे में विचार किए जाने की जरूरत है। नमस्कार।